हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो हम आज आ गए हैं फिर से वापस सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 12 लेके, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, 154 में हमें दे रखा है एफआईआर। वैसे एफआईआर की कोई डेफिनेशन तो नहीं है, मगर इसमें हमें बता रखा है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। तो इसमें हमें बता रखा है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस कि जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, वो ओरली दी जाएगी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। और वो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको दी जाएगी, और वो उसे फिर क्या कहते हैं, वो लिखित में लिखेगा। और उस पर और जो जिसने इंफॉर्मेशन दी है फिर वो उसे लिख के सुनाएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन उसे दी गई है या तो वो लिखित है या फिर उसे लिखित में निकाला गया है ना, शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। तो जो पर्सन ने उसे क्या कहते हैं, जो पर्सन ने उसे इंफॉर्मेशन दी है उसके द्वारा वो साइन की जाएगी। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इनटू अ बुक केप्ट बाय सच ऑफिसर। और जो उसका सब्सटेंस होगा वो एक किताब में उतार लिया जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के जैसे वो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करा है उस तरीके की किताब में वो उतार लिया जाएगा। और जो वुमेन से रिलेटेड ऑफेंस है ना, जैसे ये सब ऑफेंस है 326A, बी, 354, 509, है ना, मोडेस्टी और रेप और इन सब से रिलेटेड। तो इनमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इन्फॉर्मेशन वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा ली जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an offense अंडर 354। तो ये फिर से वुमेन वाले ऑफेंस हैं। इन वुमेन वाले ऑफेंस में अगर कोई एलाइज टू हैव कमिटेड और अटेम्प्ट और टेम्परली और परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड, then such information shall be then such information shall be recorded by police officer at residence of person seeking such report। तो अगर मान लीजिए कोई वुमेन से रिलेटेड केस होता है या फिर जिसके खिलाफ जो हुआ है वो परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसके घर पे क्या कहते हैं, उस जहाँ पे वो पर्सन कहता है पुलिस ऑफिसर से, वहाँ पे उसकी एफआईआर ली जाएगी। और ये क्या कहते हैं, ये वीडियोग्राफ्ड हो सकती है। द रिकॉर्डिंग शैल बी वीडियोग्राफ्ड। द ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशल मजिस्ट्रेट 164। तो 164 में जो बयान होते हैं वो भी लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें फिर दे रखा है, आ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। तो जो कॉपी होगी, है ना, जो कॉपी होगी वो उसे एक फ्री में कॉपी दी जाएगी। जिसने इन्फॉर्मेशन दिया उसको एक कॉपी फ्री में दी जाएगी, ये उसका राइट है। ठीक है, इसमें थर्ड क्लॉज में आ जाते हैं, एनी पर्सन एग्रीवेट बाय रिफ्यूजल ऑन पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। तो इसमें बता रखा है कि एनी एग्रीव्ड पर्सन जो है उसने क्या कहते हैं, पुलिस ऑफिसर से एफआईआर लिखने को कहा, मगर पुलिस ऑफिसर ने रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ल ऑन पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होगा अगर पुलिस ऑफिसर अगर मना करते, तो जो मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग बाय पोस्ट। तो जो सब्सटेंस होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी उसका सब्सटेंस जो है इन राइटिंग लिखित में बाय पोस्ट किसको भेजेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसपी को वो भेज देगा। और फिर एसपी को अगर लगता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर। ठीक है, और इसमें आगे आ जाते हैं 155 में। 150 इसमें हमें अभी कॉग्निजेबल का दिया था, 155 में हमें नॉन कॉग्निजेबल का दे रखा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। ठीक है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन।
है ना, इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसमें बता रखा है कि जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी पुलिस ऑफिसर को, तो शेल एंटर और कॉज टू बी एंटर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन बुक केप्ट बाय सच ऑफिसर। तो जो उसका सब्सटेंस होगा वो जो ऑफिसर है वो उसे किसी किताब में उतार लेगा, या फिर जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है उस तरीके से वो उसको उस इंफॉर्मेशन को वो उतार लेगा और रेफ़र करेगा उस इंफॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के लिए, क्योंकि और वो मजिस्ट्रेट को रेफ़र करेगा। एंड नो ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें साफ साफ लिख रखा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल मजिस्ट्रेट ने अगर उसे कहा है तो। ठीक है। थर्ड में हमें दे रखा है एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि जो भी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर किया गया है ना मजिस्ट्रेट द्वारा, तो उसके पास इन्वेस्टिगेशन की सारी ताकत होंगी एक्सेप्ट कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। फोर्थ में इसमें बता रखा है रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंस वन इज कॉग्निजेबल द केस शैल डीम टू बी अ कॉग्निजेबल केस। तो इसमें बता रखा है कि मान लीजिए एक एक ये केस है, एक केस हुआ ए पर्सन पे। ठीक है। और इस केस में दो दो ऑफेंस करे इसने, ए पर्सन ने दो ऑफेंस करे, है ना। और इसमें पहला ऑफेंस जो है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरा जो है वो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसमें हमें बता रखा है कि जो अगर मान लीजिए दो केसों में से एक फोर्थ क्लॉज में हमें बता रखा है कि मान लीजिए दो केसों में से भी एक केस अगर कॉग्निजेबल है तो उसे कॉग्निजेबल केस ही माना जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल केस नहीं माना जाएगा। ठीक है। आगे आ जाते हैं इसमें हम। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं अपने। वन 157 पे प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें हमें बता रखा है कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड or otherwise an officer in charge of police station has reason to suspect the commission of offense. Officer in charge of police station has reason to suspect commission of offense empowered under section 156 to investigate। तो 156 में उसे empowered कर रखा है investigate करने का। Send a report of the same to magistrate empowered to take cognizance of such offense। तो वो अगर 156 में अगर कोई रिपोर्ट आई है ना, नॉन कॉग्निजेबल की, तो वो उसे मजिस्ट्रेट को रेफ़र कर देगा। सेंड अ रिपोर्ट सेम टू मजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of such offence upon police report and shall proceed in person। तो वो मजिस्ट्रेट को भेज देगा वो रिपोर्ट, और फिर वो उसमें इन पर्सन भी प्रोसीड कर सकता है। ठीक है। इसमें एक बात और बता रखी है कि कॉग्निजेबल cognizance of such offence upon police report proceed in person depute one of his subordinate not below of such rank as state government prescribe by जनरल और स्पेशल ऑर्डर। तो इसमें ये बता रखा है कि किसी पर्सन को भी वो अपने सबॉर्डिनेशन में ला सकता है एज स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब बाय जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर। तो स्टेट गवर्नमेंट के जनरल और स्पेशल ऑर्डर पे ला सकता है फॉर टू इन्वेस्टिगेट to investigate and to take measures and arrest the offender। ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और वो मीजर्स ले सकता है, डिस्कवरी यानी कि कोई नए नए फैक्ट की डिस्कवरी कर सकता है, और वो अरेस्ट भी कर सकता है ऑफेंडर को। इसमें प्रोवाइडेड दे रखा है, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंसेस गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज़ नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर।
तो इसमें हमें पहला बता रखा है कि बाय नेम मिली है उसकी इंफॉर्मेशन, व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस is given against any person by name and the case is not of a serious nature, तो वो सीरियस नेचर का केस नहीं है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नीड नॉट टू प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट अ सबऑर्डिनेट। तो इन्फॉर्मेशन मिली है किसी केस के बारे में और वो सीरियस नेचर का केस नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर जो है उसमें प्रोसीड नहीं करेगा या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। ठीक है, बी में दे रखा है, इफ़ इट अपीयर्स टू द पुलिस ऑफिसर दैट देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग इनटू इन्वेस्टिगेशन, तो ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। और दूसरे में बता रखा है कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। इसमें आगे दे रखा है हमें प्रोवाइडेड फर्दर में relation to an offense recording of statement of victim be conducted at the residence of victim or in place of her choice। तो इसमें जो रेप के केस हैं, जो रेप के केस बता रखे हैं इसमें जो हमें रेप का केस बता रखा है उसमें क्या कहते हैं, जो स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होगी वो विक्टिम के घर पे भी हो सकती है, विक्टिम के घर पे हो सकते हैं, या फिर उसकी जो चॉइस है जहाँ पे भी वो चाहती है वहाँ पे वो हो सकती है, और जो उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएंगी वो उसके गार्जियन और पेरेंट्स के उसके अंदर करी जाएंगी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमें स्टेट हिज रिपोर्ट रीज़न फॉर नॉट फुली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन एंड नोटिफाई टू इन्फॉर्मेंट द फैक्ट दैट ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। तो इसमें जो हमें ऊपर बताया था कि अगर उसे सफिशेंट ग्राउंड नहीं लगते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, और उसके बाद वो उसे ये भी बताएगा कि वो जो इन्फॉर्मेंट को, जो पुलिस इन्फॉर्मेंट है वो इन्फॉर्मेंट को नोटिफाई करेगा कि वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा पुलिस ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आगे 160 में। पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। तो इसमें हमें बता रखा है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो विटनेस की अटेंडेंस ले सकता है, विटनेस को मतलब बुला सकता है वो एक तरीके से। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस कोड बाय ऑर्डर इन राइटिंग require attendance before himself or any person within the limits of his own or adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with facts and circumstances of case, and such person shall attend as so require। तो अगर पुलिस वाला चाहे तो वो किसी विटनेस को बुला सकता है। पहले क्लॉज में हमें ये बता रखा है, प्रोवाइडेड में बता रखा है कि अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज और 65 ईयर ऑफ एज, जो अब 15 साल का बच्चा है, 15 साल से अंडर के किसी को नहीं बुलाया जाएगा, और 65 से अबव को किसी को नहीं बुलाया जाएगा, और वुमेन को नहीं बुलाया जाएगा इसमें, और वुमेन को नहीं बुलाया जाएगा, और जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्लॉज में हमें दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल इन दिस बिहाफ प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट बाय पुलिस ऑफिसर द रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ एवरी पर्सन। तो जो पुलिस ऑफिसर जिसको भी बुला रहा है तो वो उसे रीजनेबल एक्सपेंस भी देगा। ठीक है, 161 में आ जाते हैं। इसमें दे रखा है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कैसे होगी, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन है, तो पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन और एनी नॉट बिलो
कि स्टेट गवर्नमेंट के जनरल और स्पेशल ऑर्डर द्वारा वो प्रेस्क्राइब किया गया है ना। नॉट बिलो द रैंक एज स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रेस्क्राइब बिहाफ ऑन रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर एग्जामिन ओरली, तो वो ओरली किसी पर्सन को एग्जामिन करेगा जो कि उस केस के फैक्ट्स के साथ एक्वेंटेड है। और इसमें सेकंड में हमें बता रखा पर्सन, सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन, तो उस पर्सन, वो जो पर्सन है वो उस क्वेश्चन को सही सही आंसर करेगा। और जो पुलिस ऑफिसर है वो ऐसे क्वेश्चन और आंसर भी पूछ सकता है जिससे कि उसको मतलब एक्सपोज कर सके क्रिमिनल चार्ज से या पेनल्टी से या किसी फोर फीचर से, है ना। उसे डरा डरा धमका भी सकता है इसमें वो, कि अगर आप नहीं बताएंगे और उसने तो ये बता रखा है ऐसे करके। थर्ड क्लॉज में इसमें बताया है कि पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, तो पुलिस ऑफिसर को जो भी विटनेस, क्या कहते हैं, जो भी विटनेस पुलिस ऑफिसर को बताएगा तो पुलिस ऑफिसर उसे लिखित में कर लेगा। और ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट, तो वो सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट अलग से बना के रखेगा। इसमें प्रोवाइडेड में दे रखा है कि स्टेटमेंट में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो और वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो एंड वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो ऑडियो एंड वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी वो रिकॉर्ड हो सकती है स्टेटमेंट। आगे आ जाते हैं। इसमें दूसरा जो प्रोवाइडेड दे रखा है कि अगर, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट दी गई है वुमेन द्वारा, है ना, स्टेटमेंट ऑफ अ वुमेन, स्टेटमेंट दी गई है वुमेन द्वारा कि इन सब केसों में जो कि मॉडेस्टी से रिलेटेड है वुमेन की, तो जो स्टेटमेंट लेने वाला पर्सन होगा वो वुमेन पुलिस ऑफिसर होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं इसमें 164 पे, है ना। 161 और 164 को एक साथ पढ़ा जाता है। इसमें 161 164 के बयान कहते हैं इन्हें। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, तो इसमें कन्फेशन और स्टेटमेंट की बात हो हुई है। इसमें बता रखा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है रिकॉर्ड करेंगे कन्फेशन को, उसकी जुरिडिक्शन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है जुडिशल मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में है या नहीं है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। वो कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो कि उन्हें दी गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, है ना। और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, या फिर इंक्वायरी और ट्रायल से पहले। प्रोवाइडेड, इसमें प्रोवाइडेड दे रखा है कि जो भी कन्फेशन या स्टेटमेंट दिए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द्वारा दिए जा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द पर्सन एक्यूज, तो एडवोकेट की प्रेजेंस में वो जो कन्फेशन और स्टेटमेंट है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द्वारा दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें बता रखा है कि बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एनी सच कन्फेशन, के मजिस्ट्रेट को ये बताना पड़ेगा जो उसका कन्फेशन, जो जो पर्सन कन्फेशन दे रहा है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट उसे बताएगा। सेकंड क्लॉज में हम पढ़ रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट उसे बताएगा कि मैं कि आप बाउंड नहीं हो कन्फेशन करने से, आपका मन है तो आप कन्फेशन दीजिए, आपका मन नहीं है तो आप कन्फेशन नहीं देंगे। ठीक है, और अगर वो कह देता है कि हाँ मेरा मन नहीं है कन्फेशन देने का, तो उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं ली जाएगी। और अगर वो कह देता है कि हाँ मैं वॉलेंट्री कन्फेशन देना चाह रहा हूँ, तो उसको मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। और अगर वो मना कर देता है तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड क्लॉज में हमें दे रखा है कि एनी टाइम बिफोर कन्फेशन इज़ रिकॉर्डेड पर्सन अपीयरिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, तो कन्फेशन से पहले, क्या कहते हैं, अगर कन्फेशन से पहले जो एक्यूज पर्सन है जो कन्फेशन दे रहा है वो मजिस्ट्रेट से आके कह देता है कि वो कन्फेशन देने के लिए तैयार नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि क्या पता पुलिस वालों ने उसे मारा पीटा हो, इसलिए वो कन्फेशन देने आ गया हो, तो वो उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। ठीक है, फोर्थ में इसमें बता रखा है कि जो इसमें आई है, ये दे रखा है नीचे, आई हैव एक्सप्लेन टू द, ये सब, तो मजिस्ट्रेट को ये कंफर्म करना पड़ेगा कि मजिस्ट्रेट जो है 281 के मैनर में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। और जो कन्फेशन वो पर्सन देगा तो उस कन्फेशन के ऊपर वो पर्सन साइन करेगा।
और मजिस्ट्रेट को उसके बाद ये मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, जो इसमें नीचे लिखा हुआ आई हैव एक्सप्लेन्ड ये सब। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं कि 5th क्लॉज में कि जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं कन्फेशन को छोड़ के, है ना, जो भी स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं कन्फेशन को छोड़ के वो सब रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। और उन सब रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट जो है उस मजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हुज स्टेटमेंट इज़ रिकॉर्डेड। तो उस पर्सन से पूछेगा कि आपने ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ये सब सही है या नहीं है। 5A में हमें दे रखा है कि जो भी ये वुमेन से रिलेटेड केस है तो इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट एज सून एज द कमीशन ऑफ ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पुलिस। तो जैसे जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो उसको रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि बहुत से इसमें केस होते हैं, जैसे इसमें गैंग रेप का भी दे रखा है, तो बहुत ख़तरनाक केस होते हैं। इसमें प्रोवाइडेड में दे रखा है कि जो पर्सन है वो मेंटली फिज़िकली डिसेबल्ड है, पर टेम्पररी परमानेंटली मेंटली और फिज़िकली डिसेबल्ड है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो किसी भी इंटरप्रेटेटर या स्पेशल एजुकेटर की मदद ले सकता है। नेक्स्ट इसमें प्रोवाइडेड में दे रखा है, जो सेकंड प्रोवाइडेड है ये वाला प्रोवाइडेड, ये ये वाले प्रोवाइडेड में हमें दे रखा है कि पहले हमने ये वाला प्रोवाइडेड पढ़ा था, अब ये वाला प्रोवाइडेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाले प्रोवाइडेड में दे रखा है कि इसमें सेकंड वाले प्रोवाइडेड में दे रखा है कि अगर जो पर्सन है वो परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है तो उस पर्सन की स्टेटमेंट जो है स्पेशल एजुकेटर और इंटरप्रेटेटर के असिस्टेंस ले सकता है और वो वीडियोग्राफ भी की जाएंगी। इसमें बी जो इसमें दे रखा है बी में कि जो वो पर्सन है वो टेम्पररी जो पर्सन था वो टेम्पररी और मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड था, उसकी जो स्टेटमेंट है उन्हें एग्जामिनेशन इन चीफ भी माना जाएगा। ठीक है, जो इस 137 ऑफ एविडेंस एक्ट में दे रखी हैं, एज सच दैट द मेकर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन। तो जो जिस पर्सन ने वो स्टेटमेंट दिया उसे क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है विदाउट द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग द सेम एट द टाइम ऑफ ट्रायल। तो उसकी रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें सिक्स्थ में हमें दे रखा है कि मजिस्ट्रेट जो है रिकॉर्ड करेगा कन्फेशन और स्टेटमेंट को और फिर वो उसके ऊपर जो भी केस है वो उसे चलाएगा। 164 में हमें दे रखा है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। तो विक्टिम ऑफ रेप का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो रेप अटेम्प्ट टू कमिट रेप इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो रेप या फिर अटेम्प्ट टू कमिट रेप है जो कि इन्वेस्टिगेशन में चल रही है और जिस पर्सन ने रेप करा है ना, जिस पर्सन ने रेप करा है उसको एग्जामिन किया जाएगा मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा और या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा। अगर मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उसे एग्जामिन किया जाएगा विद द कंसेंट ऑफ वुमेन। तो वुमेन की कंसेंट लेके उसे बाद में एग्जामिन किया जाएगा। और इसमें जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एग्ज़ामिन करेगा उसे एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी एग्ज़ामिनेशन की, जिसमें उसे ये 6 चीज़ें देनी पड़ेंगी। ये छोटी छोटी 6 चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि नाम एड्रेस हो गया वुमेन का, या फिर जो पर्सन का एग्ज़ामिनेशन हो रहा है उसका एज हो गई वुमेन की, जो मटेरियल लिया गया डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए वो इंजरी के मार्क्स अगर हैं तो वुमेन पे या पर्सन पे, है ना, जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ वुमेन की मेंटल कंडीशन कैसी है, या फिर कोई अदर मटेरियल अगर कोई होता है तो वो। थर्ड क्लॉज में दे रखा है कि जो भी कंक्लूजन होगा उन्हें प्रिसाइसली स्टेट किया जाएगा। फोर्थ में हमें दे रखा है कि तो इसमें फोर्थ में हमें दे रखा है कि कंसेंट ऑफ वुमेन होना ज़रूरी है। फोर्थ में द रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए स्पेसिफिकली कि इसमें वुमेन की कंसेंट दी गई है और एग्ज़ामिनेशन उसके बाद फिर कराया गया है। फिफ्थ में हमें दिया गया है कि एग्जैक्ट टाइम भी देना पड़ेगा एग्ज़ामिनेशन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ।
सिक्स्थ में हमें दे रखा है कि विदाउट डिले फॉरवर्ड रिपोर्ट टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो विदाउट डिले जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो रिपोर्ट को आईओ को भेजेगा और आईओ फिर उसे मजिस्ट्रेट को भेजेगा 173 में पुलिस रिपोर्ट जो होती है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें अब 167 में। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन जब नहीं हो पाती है तो क्या करना पड़ता है ना। तो कोई पर्सन अरेस्ट किया गया, उसे डीट कर और कस्टडी में उसे रखा गया और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी गई, मगर इन्वेस्टिगेशन जो है 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं हो पाई, जो कि अभी 57 में हमने पढ़ रखा है। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी पहले की वीडियोस देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो और ग्राउंड्स लगते हैं पुलिस वाले को कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसे 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता, है ना। तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ट्रांजिट टू नियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अ कॉपी ऑफ एंट्री इन डायरी एट द सेम टाइम फॉरवर्ड एक्यूज टू द मजिस्ट्रेट। तो उसे वो 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और जो जिस डायरी में उन्होंने जो एंट्री करी है पुलिस वालों ने, उस डायरी को भी उनके सामने लाना पड़ेगा कि 24 घंटे में हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई है। सेकंड क्लॉज में हमें दे रखा है कि मजिस्ट्रेट टू हुम एन एक्यूज पर्सन इज़ फॉरवर्डेड। तो मजिस्ट्रेट के सामने जो एक्यूज पर्सन लाया गया है उस एक्यूज पर्सन का जो मजिस्ट्रेट है फिर उसे वो 15 दिन की कस्टडी और उसकी बढ़ा सकता है। ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज इन कस्टडी एज मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। तो उसके बाद वो 15 दिन की उसकी कस्टडी को बढ़ा सकता है। If he has no jurisdiction to try the case and consider further detention unnecessary, order the accused to forward magistrate having jurisdiction। और इसमें दूसरा हमें बता रखा है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास jurisdiction नहीं है, अगर पहले में jurisdiction है उसके पास, तो वो अगर जो पहले पार्ट जो सेकंड क्लॉज है इसका पहले पार्ट में अगर मजिस्ट्रेट के पास jurisdiction है तब तो वो उस पर्सन को 15 दिन की रिमांड पे भेज सकता है। और अगर उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो वो किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को भेज सकता है उस पर्सन को। ठीक है, प्रोवाइडेड इसमें प्रोवाइडेड दे रखा है कि मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज पर्सन। तो मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, उस पर एक्यूज पर्सन को डिटेंशन फर्दर डिटेंशन के लिए दे सकता है, मगर वो इस बार अगर मान लीजिए 15 दिन हो गए और 15 दिन के बाद भी अगर 15 दिन के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है तो इस बार क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी में नहीं देगा और इस बार वो इस बार वो जुडिशल कस्टडी में देगा उस पर्सन को। और जिस जुडिशल कस्टडी का पीरियड जो है 90 डेज होता है। ठीक है, और इसमें 90 डेज कब होता है, जब इन्वेस्टिगेशन जो है डेथ पनिशमेंट से रिलेटेड होती है या फिर पनिशमेंट फॉर लाइफ से रिलेटेड होती है या फिर मिनिमम 10 ईयर्स की पनिशमेंट होती है, तब वो 90 डेज़ का 90 डेज़ की कस्टडी उसे दे सकता है एक्यूज्ड को, और वो पुलिस कस्टडी नहीं होगी, वो जुडिशल कस्टडी होगी। और 60 डेज़ वो कब देगा, जब इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू अदर ऑफेंसेस, मतलब 10 साल से कम कम के अगर मामले हैं तो उनमें वो 60 डेज़ का देगा। ठीक है, ऑन एक्सपायरी ऑफ सेड 90 पीरियड्स एंड 60 पीरियड्स एक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो अगर 90 या 60 दिन जैसा भी केस है उसके बाद जो पर्सन है उसे बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसमें बता रखा है कि जो भी नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ पुलिस अनलेस एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। तो जो भी मजिस्ट्रेट है वो पुलिस कस्टडी नहीं देगा जब तक कि एक्यूज्ड एक्यूज्ड पहली बारी में ही कोर्ट के सामने आ गया है और हर बार जो भी हियरिंग हुई है जितनी बार भी मजिस्ट्रेट ने उसे बुलाया वो हर बार मजिस्ट्रेट के सामने आ गया है, तो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस कस्टडी नहीं देगा।
सी में हमें बता रखा है कि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस। तो जुडिशल जे एम जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है, जो कि हाई कोर्ट द्वारा एम्पावर नहीं किया गया है, वो कस्टडी नहीं देगा, पुलिस कस्टडी नहीं देगा। इसमें एक्सप्लेनेशन वन दे रखा है कि एक्यूज शैल बी डिटेन इन कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल। तो जब तक वो बेल नहीं देता है उसे तब तक कस्टडी में रखा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन सेकंड में हमें बता रखा है कि एक्यूज पर्सन वाज प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड क्लॉज बी। तो बी के अंदर, जैसा क्लॉज बी के अंदर दे रखा है वैसे वैसे जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है ना। द प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज पर्सन में बी प्रूव्ड बाय हिज सिग्नेचर ऑन ऑर्डर ऑफ ऑथराइजिंग डिटेंशन। तो उस पर्सन का जो प्रोडक्शन है वो कैसे प्रूव किया जा सकता है कि जब उनने सिग्नेचर करे थे तब उसको प्रूव किया जा सकता है। इसमें प्रोवाइडेड दे रखा है, प्रोवाइडेड वुमेन अंडर 18 ईयर ऑफ एज डिटेंशन शैल बी ऑथराइज्ड इन कस्टडी ऑफ रिमांड होम और रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन। तो 18 साल से कम उम्र की जो लड़की है उसे क्या कहते हैं, रिमांड होम में उसकी कस्टडी दी जाएगी या फिर रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में उसकी कस्टडी दी जाएगी। इसमें अब 2A में आ जाते हैं। 2A में दे रखा है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन नॉट बिलो सब इंस्पेक्टर। तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है या पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और सब इंस्पेक्टर से छोटा नहीं है ना, और वेयर जुडिशल मजिस्ट्रेट इज़ नॉट अवेलेबल ट्रांजिट टू नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उसे दे सकता है। अ कॉपी ऑफ एंट्री इन डायरी हेयर इन प्रेस्क्राइब। तो वो मजिस्ट्रेट की जगह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे सकता है, और जो डायरी वो बनाते हैं वो उसे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो उन्हें दिखानी पड़ेगी। और रीजंस रिकॉर्ड, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है रीज़न रिकॉर्ड करेगा। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में दे रखा है कि ये जो है 7 दिन की जुडिशल कस्टडी दे सकता है। जैसे उसमें तो हमने देखा कि 15 दिन की जुडिशल कस्टडी देगा, मगर इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिर्फ 7 दिन की जुडिशल कस्टडी दे सकता है। और फिर जब जो वो 7 दिन हो जाएंगे, है ना, 7 दिन हो जाएंगे तो वो या तो बेल पे छोड़ दिया जाएगा या फिर उसको फर्दर डिटेंशन के लिए मजिस्ट्रेट के सामने, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये हमारा FIR और FR यहाँ पे हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं 169 पे, रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस इज डेफिशिएंट अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन नॉट सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी रिलीज हिम ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। तो अगर मान लीजिए एविडेंस दिए गए और वो एविडेंस सफिशिएंट नहीं है ना, तो उसको रीजनेबल ग्राउंड हैंगे कि वो जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है, तो और जो वो पर्सन कस्टडी में है उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा बॉन्ड भरवा के। 170 में हमें दे रखा है कि केसेस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। तो अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो वो आगे मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। 172 में दे रखा है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। 172 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें बता रखा है एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन शेल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग इनटू इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी। तो जो भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो अपनी डे बाय डे की प्रोसीडिंग जो है एक डायरी में लिखेगा, और डायरी में लिखने के बाद सेटिंग फोर्थ द टाइम एट विच द इंफॉर्मेशन रीच्ड हिम, द टाइम एट विच ही बिगेन और क्लोज्ड हिज इन्वेस्टिगेशन एंड द प्लेसेस विजिटेड बाय हिम। तो उस डायरी में वो क्या लिखेगा कि उनने कब, किस समय से जो है, किस समय उसे इन्फॉर्मेशन मिली और किस समय उनने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और किस समय उनने इन्वेस्टिगेशन बंद करी और किन प्लेसों पे वो गया, इन सब बारे में वो उस डायरी में लिखेगा।
द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी इंसर्टेड इन केस डायरी। तो केस डायरी में जो स्टेटमेंट विटनेस के दिए जाएंगे वो भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। और जो डायरी होगी वो एक बढ़िया होनी चाहिए डायरी। आई बी में हमें दे रखा है कि जो वो डायरी है वो वॉल्यूम एंड ड्यूली पे पेगनेटेड होनी चाहिए, कि उस पर 1 2 3 4 उसके पेजों पे 1 2 3 4 नंबर डले हुए होने चाहिए। ठीक है, इसमें सेकंड में दे रखा है कि क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर पुलिस डायरीज अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल में यूज सच डायरी नॉट एज एविडेंस बट टू एड इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। तो क्रिमिनल कोर्ट जो है उस डायरी को मंगवा भी सकते हैं अगर वो चाहें तो, और वो डायरीज जो है एविडेंस के रूप में नहीं यूज़ करी जाएंगी, बट टू एड इन सच इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो एड के लिए वो यूज़ करे जाएंगे। ठीक है, 172 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम आगे आते हैं। अच्छा, 172 का क्लॉज 3 रह गया हमारा कि नाइदर द एक्यूज नॉर हिज एजेंट बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज। तो एक्यूज क्या कहते हैं, इसमें मजिस्ट्रेट तो मांग सकता है मगर एक्यूज नहीं मांग सकता। नॉर शैल दे बी एंटाइटल्ड टू सी देम, तो वो देख भी नहीं सकते उस डायरी को, ना वो मंगवा सकते ना वो देख सकते। इफ़ दे आर यूज्ड बाय पुलिस ऑफिसर हु मेड देम टू रिफ्रेश मेमोरी, तो अगर वो मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए है, जैसे हमने एविडेंस में पढ़ा था कल, है ना, एविडेंस का जो हमने एविडेंस एक्ट है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है, 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया है वो, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो जैसा हमने एविडेंस में देखा था कि वो रिफ्रेश मेमोरी के लिए 159, तो वो रिफ्रेश मेमोरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो पुलिस डायरी का यूज़ नहीं कर सकते एक्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 173 पे। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जब इन्वेस्टिगेट कंप्लीट हो जाएगी विदाउट अननेसेसरी डिले, तो वो उसको क्या कहते हैं, रिपोर्ट कर देगा। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए और वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो रेप वाले केस हैं 376 वाले, ठीक है, इसमें 3IA है, इसमें एक जोड़ा गया है। मेरे बेयर है इस वाले जो आपकी वीडियो में बेयर एक्ट दिख रहा है, इसमें वो क्लॉज नहीं है, मगर इसमें जो नया है 2008 से जोड़ा गया है ये। तो इसमें जो रेप वाले मामले होंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लॉज 2 में हमें दे रखा है कि एज सून एज इट इज़ कंप्लीटेड ऑफिसर इन चार्ज फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस। तो जैसी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होगी, फॉर्म जो होगा, वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा जो कि कॉग्निजेंस ले सकता है। और उस फॉर्म में क्या होगा, नेम ऑफ द पार्टी, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ पर्सन हु अपीयर, whether any offense appeared to be committed, whether the accused has been arrested, whether he has been released on bond, whether he has been forwarded in custody, whether the report of medical examination of woman has been attached। तो ये सब इसमें फॉर्म में उसे प्रेस्क्राइब करने पड़ेंगे। H तक दे रखा है इसमें। और इसमें सेकंड क्लॉज का सेकंड सब क्लॉज में जो है दे रखा है कि ऑफिसर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट एक्शन टेकन बाय हिम टू द पर्सन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज फर्स्ट गिवन। तो जो इन्फॉर्मेशन होगी तो ऑफिसर जो है उसे कम्युनिकेट करेगा, इन्फॉर्मेशन जो कि पर्सन के खिलाफ ली गई है वो उसे इन्फॉर्मेशन देगा। तो और थर्ड में इसमें दे रखा है, थर्ड क्लॉज में, where a superior officer of police appointed under 158 report be submitted through that officer to magistrate direct the officer in charge of police station make further investigation। तो अगर किसी सुपीरियर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है तो वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनाएगा और मजिस्ट्रेट को देगा, और मजिस्ट्रेट फिर उसके बाद किसी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को अपॉइंट करेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए।
ठीक है। फोर्थ में हमें दे रखा है इट अपीयर्स वेन एवर इट अपीयर्स फ्रॉम अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड accused has been released on bond, magistrate shall make such order discharge of such bond or otherwise as he thinks fit। तो मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कर देगा ऑन बॉन्ड को। फिफ्थ में हमें दे रखा है व्हेन सच रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ केस ऑफ 170। तो 170 में जो भी रिपोर्ट आई है उन रिपोर्ट के बारे में क्या किया जाएगा, जो ऑल डॉक्यूमेंट और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट लिए जाएंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ ऑल पर्सन। तो 173 में हमें मेन जो बात हमें याद रखनी है वो एक तरीके से हमें पुलिस रिपोर्ट के बारे में याद रखनी है, ज़्यादा कोई बड़ी बात इसमें याद रखनी नहीं है। इफ़ पुलिस ऑफिसर इज़ ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट और एनी सच स्टेटमेंट इज़ नॉट रेलिवेंट टू सब्जेक्ट मैटर डिस्क्लोज टू द एक्यूज्ड इज़ नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो कि रेलिवेंट नहीं है या फिर वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नहीं है तो वो उसको हटा सकता है। ठीक है, तो वो एक्सक्लूड उसे कर सकता है और वो उसको बाद में फिर वो रीज़न उसे देने पड़ेंगे अपने कि ये रेलिवेंट क्यों नहीं है। 7 में हमें दे रखा है कि 7 क्लॉज में हमें दे रखा है कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट इन तो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अगर उसे कन्वीनियंट लगता है तो वो जितनी भी कॉपीज़ हैं वो एक्यूज्ड को दे सकता है। 8 में हमें दे रखा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मना करता है हमें 8 क्लॉज, जो कि सब सेक्शन 2 में अगर रिपोर्ट आई है ना, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गई है तो उसको फिर से इन्वेस्टिगेशन की कोई करवाना कोई सही बात तो है नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे 174 में पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुइसाइड। तो सुसाइड के मामलों में कैसे कैसे होगा कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिसीव इंफॉर्मेशन है पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड और किल्ड बाय अनदर और बाय एनिमल और मशीनरी। तो इसमें क्या कहते हैं, सुसाइड दे रखा है ना, या तो सुसाइड कर लिया या किसी और पर्सन द्वारा मार दिया गया है या एनिमल द्वारा या मशीनरी द्वारा मर गया है या फिर किसी एक्सीडेंट द्वारा मर गया है या फिर कोई ऐसे रीज़नेबल ऐसे कोई सरकमस्टांस है जिससे रीज़नेबल सस्पिशन होता है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो देगा ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ सच डिसीज्ड पर्सन इज in presence of 2 or more respectable inhabitant and shall make an investigation and draw up a report। तो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो पुलिस पर्सन और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब वो जिस पर्सन ने सुसाइड करा है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोकेलिटी के 2 रेस्पेक्टेबल पर्सन होंगे उनको लेके जाएगा वहाँ अंदर और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा और रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट में वो लिखेगा कि डेथ की क्या कॉज थी, जो उसे वुंडा है, फ्रैक्चर है ना, कोई चोट लगी है, उसकी बॉडी पे क्या क्या मिला ये सब और किस वेपन को यूज़ करा गया है वो ये सब इसमें लिखेगा। और जो रिपोर्ट होगी वो पुलिस ऑफिसर द्वारा साइन करी जाएगी, है ना, वो पुलिस ऑफिसर द्वारा साइन करी जाएगी और फिर वो रिपोर्ट जो है डीएम या एसडीएम को भेज दी जाएगी। और जब क्या कहते हैं किसी वुमेन और अगर किसी वुमेन के ऊपर अगर क्या कहते हैं केस आया जिसने 7 ईयर्स के उसकी मैरिज हुई थी और 7 साल के अंदर अंदर उनने अब 7 साल के अंदर अंदर उसने क्या कहते हैं सुसाइड करा है। ठीक है, सेकंड इसमें बता रखा है कि डेथ ऑफ अ वुमेन 7 ईयर ऑफ मैरिज रेजिंग रीजनेबल सस्पिशन। तो पहले में तो 7 साल था सिर्फ, दूसरे में दे रखा है कि रीजनेबल सस्पिशन भी है और तीसरे में दे रखा है कि वुमेन विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज एंड रिलेटिव ऑफ वुमेन मेड अ रिक्वेस्ट इन दिस बिहाफ। तो अगर उसके रिलेटिव भी अगर क्या कहते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। फोर्थ में हमें दे रखा है डाउट है अगर, तो डाउट में भी कर सकता है वो इन्वेस्टिगेशन। और पुलिस ऑफिसर और
any other reason consider it expedient to do, to forward the body with a view to being examined to nearest civil surgeon, है ना, तो नियरेस्ट सिविल सर्जन को वो उसकी बॉडी दे देगा। फोर्थ में हमें दे रखा है मजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट नेमली एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम, ये तीनों क्या कहते हैं, कोई इंक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं 175 पे, पावर टू समन पर्सन। तो पुलिस ऑफिसर क्या कहते हैं, 174 के अंदर अगर कोई केस आया है तो वो क्या कहते हैं, समन कर सकता है किसी भी पर्सन को जो कि केस के फैक्ट से एक्वेंटेड है उसे। 176 में दे रखा है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। तो इंक्वायरी करी जा सकती है मजिस्ट्रेट द्वारा, एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर, रेप इज एलाइज्ड टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमेन। 176 में हमें दे रखा है कि अगर कोई पर्सन गायब हो जाता है या फिर किसी वुमेन के ऊपर रेप का केस लगता है ना, कि उसका रेप हो गया उस वुमेन का, वाइल सच पर्सन और वुमेन इन कस्टडी ऑफ पुलिस। तो वो जो वुमेन है या जो पर्सन है वो पुलिस की कस्टडी में था, तो इंक्वायरी करी जाएगी जुडिशल मजिस्ट्रेट द्वारा। सेकंड क्लॉज में इसमें दे रखा है कि इंक्वायरी के जो भी एविडेंस हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। थर्ड में हमें दे रखा है कि एग्जामिन की जाएगी उसकी बॉडी को, एग्जामिनेशन करा जाएगा उसकी बॉडी का, और डिस्कवर करा जाएगा उसकी डेथ, कि उसकी डेथ किस लिए हुई। ठीक, फोर्थ में हमें दे रखा है कि उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म किया जाएगा, जो पर्सन मर गया उसको या जिसके साथ रेप हुआ है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिफ्थ में हमें दे रखा है कि विद इन 24 आवर्स फॉरवर्ड द बॉडी टू नियरेस्ट सिविल सर्जन। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो भी हैगा, जो भी इसमें इंक्वायरी करवा रहा है, तो वो उसे नियरेस्ट सिविल सर्जन को उसकी बॉडी देंगे विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।